वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क भर में बारिश और सैलाबी कैफियत बनी हुई है। केपी के गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब या सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना है, मगर मुल्क की स्क्रीन्स पर कराची की तबाहकारियाँ सबसे ज़्यादा गालिब हैं। सिंध में कराची के 6 अजला समेत सिंध भर के 20 अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया को नुकसानात का तखमीना लगाने का कहा गया है और साथ ही साथ कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक मसाइल जो है उनकी गुत्थी जो है वो सुलझ नहीं पा रही। पानी की निकासी पर काम हो रहा है लेकिन ताहाल मुकम्मल हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की अगर बात करें तो मिलकर काम करने का दम तो भर रही हैं, लेकिन सालों का बिगाड़ अभी इतनी जल्दी समेटना शायद मुमकिन नहीं है। शहर में बहुत से इलाकों में बिजली बंद है, शहरी मुश्किलात का शिकार हैं और कल से मेट ऑफिस ने बारिश के नए सिलसिले की पेशगोई भी कर दी है। बारिश का ये नया सिलसिला बलूचिस्तान और ज़रई सिंध के अजला में शुरू होने का इम्कान जाहिर किया गया है। ऐसे में क्या मसाइल पर काबू पाना कितना मज़ीद मुश्किल हो सकता है, जबकि अभी तक पिछले स्पेल से जो शहर जो है वो संभल नहीं पा रहा। इस पर अपने पहले सेगमेंट में जो है वो बात करेंगे और अपने अगले सेगमेंट में जो हम बात करेंगे वो होगा जो आज 63(1)C की बात हो रही है। लेकिन ये भी साथ साथ आपको बताएं, इस सेगमेंट की अगर बात करें तो तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के इस शोर में कुछ बहुत सारी खबरें जो आ रही हैं जिसके बारे में हम ये कह रहे थे वो ये है कि जी 63(1)C और किसको नवाजने की बात हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो अगले सेगमेंट पे इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। कुछ ही देर में हमें अताउल्लाह तारिर साहब ज्वाइन करेंगे, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं वो हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो अब हम आपको कुछ कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो आप सब ने सुना होगा कि बरसाती आबी गुजरगाहें जो हैं उन पर कब्ज़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो मुल्का इलाके हैं उनमें बाकायदा फिर जब ये बारिश का सिलसिला शुरू होता है तो वहाँ तूफ़ानी बारिशें जब होती हैं तो सैलाब आ जाता है, आसपास की सारी जो आबादी है वो बह जाती है। अब इसी तरह का एक इलाका कराची की अगर हम बात करें, सुपर हाईवे से मुल्का इलाका दम्बा घोट जो है वो कहलाता है और डिस्ट्रिक्ट मलीर में ये इलाका जो है वाक़ है। कुछ साल पहले 2016 की बात है, इलाका मकीन ने हमें बहुत सारे जो हैं वो लेटर्स लिखे और हमें ये कहा कि हमारे मसाइल को आके हल करें। और उनका मसला ये था कि इनकी जो एरिया है, थद्दू नदी का एरिया है जो इनके इलाके से मुल्का नदी है, उस पर एक बाअसर जो प्रॉपर्टी टाइकून है उसने आकर कब्जा कर लिया और अपना यहाँ पे जो क्रशिंग प्लांट है वो यहाँ पे लगा दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये क्रशिंग प्लांट और इस चारा जो है ये उस नदी के अंदर जो है वो बनाया गया, कब्जा किया गया। नदी की उस वक्त कहा जाता है चौड़ाई जो थी वो तकरीबन 450 फीट थी, जो सुकड़ कर तकरीबन 100 फीट तक जो है वो रह गई। अब इस पर इलाका मकीन बेचारे जो हैं दुहाइयाँ देते रहे, मुख्तार कार के पास गए, SHO के पास गए, वहाँ के MPA जो साजिद जोकियों हैं उनके पास गए और किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा उनको धमकियाँ जो हैं वो देना शुरू कर दी कि अगर आपने यहाँ पे और इसको परस्यू किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीज़ें होने लगी। उसके बाद बेचारे थक हार के उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट से 2 ऑर्डर्स इनके हक में आने के बाद भी यहाँ से ये तजावुज़ात नहीं हटाए, लेकिन बिल आखिर कुछ देर पहले अब ये तजावुज़ात हट चुके हैं। लेकिन इनका जो इनका मलबा है, जो इनका सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वहीं रह गया है, वो रिमूव नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोई भी इवेंचुअलिटी अगर आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें जो हैं वो होंगी तो कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये पानी की ज़ेरे आब जो है वो आ जाता है और यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इलाका मकीनों के लिए। अब इसमें अगेन वही वाली बात है कि जब ये चीज़ें हो रही होती हैं तो तब जो शहर की इंतज़ामिया है या सूबे की जो इंतज़ामिया है उनकी पुष्ट बनाई के बगैर ये चीज़ें हो नहीं सकती, जिसकी वजह हम बता रहे हैं। जब इसको ज़्यादा प्रोब किया तो मशहूर ज़माना निसार मुराई साहब जो हैं उनका इससे ताल्लुक़ निकला। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून, उसका इससे जो है वो जाहिर है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा था, MPA बीच में इन्वॉल्व था, कोई हाथ पकड़ाने को उनको तैयार नहीं था।
तो ये आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, एक थोड़ी सी इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कराची के मसाइल में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि इस तरह जो आपके ये आबी गुजर गाए हैं, बरसाती आबी गुजर गाए हैं, उन पे जिस वक्त कब्जे हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से पानी को निकलने का कोई जो है वो रास्ता नहीं मिलता। तो उसके बाद यही होता है जो हमें कराची में नज़र आ रहा है, किस तरह जो है वो एरियाज़ में सैलाब आ जाता है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो मैं अभी फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन मैं रमेश कुमार साहब से पूछना चाहूँगी। रमेश कुमार साहब, आपने बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें देखी हैं कराची के हवाले से, आप बहुत जो आप इन्फॉर्म्ड हैं, आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह जो है वो चीज़ें रहती हैं, बाखबर हैं आप कराची के हवाले से। मुझे ये बताइए कि अगर ये मामला जो है 2-3 साल से चल रहा था और इन बेचारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो क्या इसमें ये मानना सही है कि जो प्रोविंशियल हुकूमत है उसको कुछ पता नहीं था, या मुकामी जो इंतज़ामिया है उसको कुछ पता नहीं था, और ये एक प्रॉपर्टी टाइकून है, इसने आके जो है वो वहाँ ज़बरदस्ती सब कुछ कर लिया किसी की पुष्ट पनाही के बगैर? ये हो सकता है? फैन बंद करो। देखिए, कराची के अंदर जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ उनके पीछे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की सरपरस्ती होती थी। चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो लैंड ग्रैबिंग हो, चाहे वो चाइना कटिंग हो, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि ये सिस्टम वहाँ पे, ये कल्चर वहाँ पे बना हुआ है। इत्फाकन से पीपल्स पार्टी के लिए जो आपने खुद नाम लिए, JIT में भी उन लोगों के नाम आए हैं, करप्शन के हवाले से भी उन लोगों के नाम आए हैं। MQM का जो दौर था, जब MQM क्रेडिट लेती है, मैं तो 2002 में खुद गवर्नमेंट में था, कराची को और थरपारकर को, दो चीज़ों को सिंध के अंदर जो फोकस किया गया वो किया गया परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से। परवेज़ मुशर्रफ खुद बार बार हफ्ते में इंटरेस्ट लेता था, मुस्तफ़ा कमाल से भी पूछता था, अरबाब गुलाम रहीम से भी पूछता था। हम लोग उधर उस वक्त कोर में थे, हमें सारा पता है कि किस तरीके से कराची को फोकस किया जाता था कि डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद अगर MQM पीपल्स पार्टी के साथ 5 साल फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रही, कोई नहीं हुआ वहाँ पे काम। मगर फिर जब मियाँ साहब की हुकूमत आई, तब मियाँ साहब चौधरी निसार की तरफ से ये कमिटमेंट थी कि मुझे कराची का दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। तो वो पहला दौरा मियाँ साहब को वो लेके गए चौधरी निसार वहाँ पे, और किसी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मजबूर किया कि इस वक्त इस लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, चाहे लियारी हो चाहे 90 हो, मैं ये करूँगा। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट मजबूर हुई, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फोकस कराची क्या इंटीरियर सिंध में है। आप बारिशों के अंदर, जहाँ पे बारिश जो है वो रहमत होती है, वो जहमत बन जाती है। ये 5 इंच बारिश, 150 मिलीमीटर में 5 इंच बारिश, ये 5 इंच बारिश कितने मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कितने शहर हैं जहाँ पे आती रहती है। आप दूसरे मुल्कों को तो छोड़ो, आप इस्लामाबाद को अगर फोकस करो तो कितनी मरतबा इतनी बारिश आती है। मगर यहाँ पे ऐसा सिस्टम बन गया कि जो एक ऐसा मतलब कि आफत हो गई, और आज हमने 20 जिलों को जो है वो आफत ज़दा करार दे दिया। क्यों दे दिया? हम अभी उन सारी चीज़ों को, आदमी बोलते हैं क्यूआर इज बेहतर, ये प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। आप प्रिवेंटिव मेजर्स अगर नहीं लेंगे तो फिर कैसे होगा? आपको सिस्टम बनाना चाहिए। यही तो बात है, आदमशुमारी बढ़ रही है मेरी आगे यही तो चीज़ है, यही वो जो आप प्लानिंग सिस्टम की आप बात कर रहे हैं। इसीलिए हमने, हमारा मकसद, ये पुराना हमने प्रोग्राम किया था 2016 में, इसको उठाने का मकसद ही यही है कि यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है ये ठीक होने में नहीं जा रही है, बिगाड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। कुंडी साहब अगर साथ होंगे कुछ देर में तो उनसे भी पूछेंगे, लेकिन अता तारिर साहब की तरफ चलती हूँ। अता साहब, आप किस तरह इसको देखते हैं कि ये अब इसको आप ये मानना, आप मान सकते हैं ये कि प्रोविंशियल लीडरशिप का इसमें कोई जो है वो हाथ नहीं है, और ये चीज़ें, क्योंकि फिर तो ये कहा जाता है जी ये इसलिए प्रोविंशियल लीडरशिप और बाकी सब ने, सेंट्रल लीडरशिप सब ने जो है वो आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि नीचे से ऊपर तक जो है ये सब मुस्तफीद होते थे इससे। बेसिकली डॉक्टर साहब, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम जब हद से बढ़ जाती है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, हम तब ये चीजें जो हैं वो हाईलाइट होके सामने आती हैं। जब ये हो रहा होता है तो तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी उसकी तरफ जो है वो एक ब्लाइंड आई उसकी तरफ टर्न कर देते हैं, और कोई उस मामले को उस तरह से देखता नहीं है। जो जहां तक इंक्रोचमेंट्स का मामला है, जहां तक लैंड ग्रैबिंग का मामला है,
तो आप देखें कि ये एक बहुत रैम्पेंट ट्रेंड है और आज तक जो है इसके खिलाफ कोई यूनिफाइड कैंपेन नहीं चलाई जा सकी। और उसके अंदर हमने अपने दौर में एक एफर्ट जरूर की थी और वो क्रॉस द बोर्ड की थी, मगर इसमें सब स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबल हैं। और डॉक्टर साहब, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब तक आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे ग्रास रूट लेवल तक और लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे प्रॉपरली एक चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के साथ, तो ये मामलात हल नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए आपकी बात बजा है, ये मानना बहुत मुश्किल है कि जी जो जोमा या जो लोग इंचार्ज थे किसी भी लेवल पे, वो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टियर हो, वो प्रोविंशियल टियर हो, कि वहां तक कोई आवाज नहीं पहुंची और उनकी बगैर नोटिस के हो गया, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन और किस चीज का नाम है। और देखिए, हमारे जो इस वक्त कवानीन मौजूद हैं उसके अंदर गुंजाइश और सिस्टम्स मौजूद हैं कि जब ऐसी चीज हो वो ऊपर तक रिपोर्ट हो, यानी आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, फिर डिप्टी कमिश्नर होता है, फिर कमिश्नर है, ये किसको रिपोर्ट करते हैं। तो बात ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है कि अगर रिपोर्टिंग का सिस्टम भी मौजूद नहीं है। अच्छा, सईद गनी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सईद साहब, अब हम बात कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली आपकी हुकूमत जब से आई है, पिछले 12वां साल है, आप ये बात करते रहे हैं कि यहाँ पे जो कब्जे हुए हैं ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों ने जो है वो कराए हैं। कुछ साल पहले मैंने प्रोग्राम किया था, मलीर डिस्ट्रिक्ट मलीर का इलाका है, दम्बा घोट, वहाँ पे जो थद्दो नदी है, वहाँ पे एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून ने वहाँ पे अपना प्लांट बना लिया और वहाँ पे आपके मुकामी जो MPA हैं, वहाँ पे कोई हाथ पकड़ाने के लिए, लोगों की कोई सुनवाई के लिए जो है वो रेडी नहीं था। सर, सवाल ये है कि क्या ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी होती हैं और ये वन ऑफ कोई आपका एक आधा MPA है जो ये चीज़ें करता है, या आप तक की खबरें नहीं पहुँचती कि ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स में ट्रांसलेट हो जाती हैं? ये जो हम डूबने का सिलसिला हम शहर का देख रहे हैं, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल, ये रीज़न का बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए, ये तो खैर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर भी आपने बात छेड़ी है। कराची शहर में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक ये भी इशू है कि मुख्तलिफ एमिनिटी प्लॉट्स पर, नदियों पर, नालों पर जो है वो इंक्रोचमेंट्स हुई हैं और बाकायदा कुछ तो इंक्रोचमेंट्स हुई है, कुछ को हम लीगल इंक्रोचमेंट कहते हैं, जिन्होंने बाकायदा अलॉट्स कर दिए, मतलब अलॉटमेंट कर दी है कि जी ये नाले पे जाए दुकान बना लें, कहीं जाके घर बना लें, लीज करके दे दिए हैं नालों के इर्द गिर्द जो जमीन थी उस पर लोगों को। तो ये मुख्तलिफ चीजें हुई हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये सिर्फ MQM के दौर में उसके बाद फिर रुक गई होंगी, लेकिन फर्क एक ये है कि MQM बतौर जमाती काम करती थी। अगर हमारे अंदर कोई शख्स ऐसा करता होगा तो एज एन इंडिविजुअल करता होगा। पार्टी कभी भी ना इन चीज़ों को सपोर्ट करती है, ना ही हमारी पॉलिसी रही है, बल्कि हमें अगर पता चले तो हम कार्रवाई भी करते हैं और कई लोगों को हमने पार्टी से निकाल भी दिया इस बुनियाद पर कि जी उनके खिलाफ इस किस्म की शिकायत थी, तो ये हम करते रहते हैं। अब ये ज़ाहिर इशूज होते रहते होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ चीज़ें सामने आती है उस पर कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं एक साथ साथ एक अर्ज कर दूँ, देखिए ये सारी चीजें अल्लाह करेगा हम रिजॉल्व भी कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, NDA में भी आ गई, पाकिस्तान आदमी भी साथ हमारे है, सारे कब्जे नालों से खत्म करा देंगे, यकीनन सूरत बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर बारिशें इतनी हुई है जितनी इस दफा कराची में हुई है ना, इसकी बुनियाद पर आप ये ना तवक्को करें कि इतनी बारिश होगी और कोई मसला नहीं होगा। एब्सोल्युटली। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आप रोजाना की बुनियाद पर देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ बरसात होती है और तकलीफ लोगों को होती है, घरों में पानी जाता है, गाड़ियां तैरती हैं, कारोबार तबाह होता है, इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है। तो ये इस तनाजुर में भी देखने की जरूरत है कि कितनी बारिश होगी जिसको हमारा शहर सस्टेन कर सकता है। ठीक ठीक। ये है कि आज चले हम कहते हैं जी 50 मिलीमीटर को करेंगे, चीजों को इम्प्रूव कर लेंगे तो शायद 80 तक चले जाएंगे, 100 तक चले जाएंगे। लेकिन अगर 2 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हो जाए, 300 हो जाए, तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है कि आप उसको। साहब, बिल्कुल आपको किसी उस चीज पे नहीं कहा जा रहा, जो एक नेचुरल कैलामिटी है वो तो वर्ल्ड ओवर उसी तरह है, उस पर तो कोई आपको जज ही नहीं कर रहा। जब ये मैं बात कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा आप हमारे जो है वो लेट ज्वाइन किया, जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हम जो जिस पे तजावुजात की बात कर रहे थे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी टाइकून है उनका जो है आपकी जमात से ताने बाने जो हैं वो जोड़े जाते हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही थी और बेचारे जो है इलाका मकीन, दे वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, कोई सुन नहीं रहा था। दो जो है मैं आपको एक अर्ज करूं, जो इस किस्म के लोग होते हैं जिनका इशारा दे रही है, इनके ताल्लुकात सबसे होते हैं। और इमरान खान साहब के भी बहुत करीब है, नवाज शरीफ साहब के भी बहुत करीब थे, तो दोस्तियां ताल्लुकात तो किसी से भी हो सकते हैं। मैं तो आपको एक और मिसाल दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक के लिए हमेशा ये कहा जाता था कि ये पीपल्स पार्टी के लोगों की और फरियाल टालपुर के इसके अंदर शेयर है और आसिफ अली जरदारी जिसके अंदर शेयर है।
जब वो सारी कहानी खुली तो पता चला कि वो पीटीआई के फाइनेंसर हैं, सारे पैसे। चले सर, मेरा ख्याल है वो एलीट क्लब जो है उसके हाथों पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है कि ये जो बड़े लोग होते हैं उनके ताल्लुकात सबसे होते हैं, लेकिन ताल्लुकात की बुनियाद पर ये जो तस्वीर लिया जाता है। जी सर, माजरत, पता है सिर्फ ये इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि उस वक्त आप ही की हुकूमत थी, सारी चीज़ें उसी तरह चल रही, आप ही की हुकूमत के अंदर जो है ये हो रहा था और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। खैर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ पे चीज़ें बेहतर की, ये प्लांट को जो है वो बंद कराया गया, कंस्ट्रक्शन प्लांट, लेकिन अभी भी इसके जो रेमिनेंट्स हैं वो वहीं पर हैं, जिसकी वजह से द रीज़न आई एम ब्रिंगिंग इट अप, इसकी कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है। मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हमारी हुकूमत में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अखबार में इश्तिहार देके ये कहा कि उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन हुई इलीगल हुई। हमारे दौर में हुआ ही, ठीक है जी, हमारे दौर में बहुत सारी वहाँ जो इमारतें थी उनको जाके बंद करा दिया गया, काम नहीं करने दिया गया। तो ये चीजें तो हुई है ना, ये तो नहीं कह सकते। सही साहब, मैं सिर्फ इसलिए इसको हाईलाइट कर रही हूँ कि वहाँ पे अभी भी रेमिनेंट्स हैं उस पावर प्लांट, उस कंस्ट्रक्शन प्लांट के, तो अगर आप रिमूव करवा दें वहाँ से तो इलाका मकीन की बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाए। मैं चेक कर लूँगा। अच्छा सर, आज मैं कुछ जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं कराची के, मैं उनसे बात कर रही थी। अब ऑब्वियसली बारिश अभी फॉर द टाइम बीइंग तो रुक चुकी है, लेकिन वो बात ये कर रहे हैं कि जिस तरह जो क्लिफ्टन का इलाका है या इस तरह के जो समुद्र से मुलाका इलाके हैं, वहाँ 4-4 फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ है और उसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज कि वहाँ पे अगर ड्रेनेज पंप लग जाए और समुद्र में उसको फेंक दें, तो सर वो उस पर कुछ हो रहा है रिलीफ एफर्ट्स में अगर बात की जाए? देखिए, वैसे तो आपको पता होगा डीएचए जो है वो क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आता है और वो फेडरल जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो है, तो वहाँ तो किसी किस्म की सूबाई हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। और बल्कि तो मैं तो कई जगह कह चुका हूँ कि हर जगह हम सुनते हैं सिंध हुकूमत नाकाम, तो वहाँ तो हम नहीं है और वहाँ ज्यादा क्राइसिस है। तो इसका मतलब ये कि जो फेडरल गवर्नमेंट हमें कह रही है कि हम नाकाम हो गए या फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमें कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए, हमसे ज्यादा नाकाम फिर फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पर हुई है जहाँ पर उनको शायद मौजूद होना चाहिए था। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर साहब ने वहाँ विजिट भी किया है और हम भी उनको हेल्प करना चाह रहे हैं कि जो डीएचए से पानी को ड्रेन आउट करना है उस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। केएमसी को भी कहा है, कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड को भी कहा है और हमारे दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको भी ये कहा है कि हम उनको हेल्प करें। और वो डीएचए में पिछले 3 दिन से बिजली नहीं है और ये बहुत हम तस्वर करते हैं कि बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन अमीर लोग भी तो बिजली तो जरूरत है उनकी भी ना। बिल्कुल सही है। जनरेटर चलाना ये करना ना बड़ी अजियतनाक जिंदगी से गुजारे हैं पिछले 3 दिन से। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस भी गए और उनको जो भी खैर हिदायत देनी थी वो भी दी, लेकिन साथ साथ जो के इलेक्ट्रिक के इश्यूज थे जो उन्होंने बताया कि उनके जो कुछ सबस्टेशंस हैं वो पानी उनके अंदर चला गया है, वहां से पानी को निकालना है, सब चीजें करनी है, तो हम उनको भी हेल्प आउट कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बिजली भी रिस्टोर कराई जा सके, खासतौर पर डीएचए और क्लिफ्टन के इलाकों में जहाँ काफी दिन हो गए। सही साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप थोड़ी देर हमारे साथ और, क्योंकि जो कमेटी की बात हो रही है, मैं जरा रमेश कुमार साहब से पूछ लूं जो कमेटी बनी है। कोशिश करता हूं, लेकिन मैं एक मीटिंग में बैठा हूं, चलिए आप कर लें। बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब। अब ये कमेटी जिसका 6 पॉइंट एजेंडा था वो सुकड़ के अब 3 पॉइंट एजेंडा पे आ गई है, तो क्या समझे ये कमेटी का खेल होगा या वाकई ही आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कराची के इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं? मरिया, मैं समझता हूँ इस वक्त बिल्कुल सीरियसली सोचा जा रहा है और लास्ट वीक जो इस्लामाबाद में जो मीटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के साथ, सईद नासिर शाह भी उसमें था और मैं समझता हूँ उसके बाद जो 6 रुकनी कमेटी बनी है और सिंध से सईद मुराद अली शाह पहले भी काम करना चाहते हैं और सईद गनी भी उसमें है, सईद नासिर शाह भी हैं, यहाँ से हमारी तरफ से 2 बंदे हैं, तीसरा एमक्यूएम का है। तो ये सुपरवाइजरी कमेटी होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो मुराद अली शाह साहब हैं और मिलके जो है वो काम करेंगे। और आज और कल जो सीएम साहब से जो बात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, और सीएम ने खुद भी बताया और सीएम खुद उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन से चीज़ें ओवर चली गई, जिसकी वजह से ये क्राइसिस आया है। और अब इस क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए देखिए, इसमें कोई शक नहीं है 18th अमेंडमेंट की सब कदर करते हैं। प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह है, उनकी सरबराही में काम होगा वहाँ पे, मगर मिलके काम होगा। आपके लोग फिर ये बात क्यों करते हैं? जरूर है एक किस्म का। हमारे गवर्नर साहब हैं, आपकी पार्टी से हैं, फिर वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि ये लास्ट एफर्ट है कराची को बचाने के लिए, अदरवाइज इसके बाद कोई भी एक्सटेंसिव, एग्जैक्टली उनके वर्ड्स हैं, कोई भी एक्सटेंसिव मेजर्स ले सकते हैं, फिर इस तरह की बातें क्यों होती हैं?
मैं आपको बताऊं, ये एक हफ्ता 10 दिन पहले भी बात आई थी, मगर मेरा उस वक्त भी मौक़िफ़ ये था कि ऐसी कोई चीज़ अपना एक्स्ट्रा बात नहीं की जाए। और इस वक्त हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट, देखिए दहशतगर्दी का जो वाक़या था कराची के अंदर 2008 से 13 तक जो दहशतगर्दी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी के पास थी, फेडरल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास थी, उनकी विल नहीं थी काम करने की। मगर जब 2013 में जब हुकूमत नून लीग की आई, उसकी विल थी, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर दहशतगर्दी खत्म की, उनको जो है ना उनको मजबूर किया कि ये काम करना। इस वक्त हमें भी वही करना चाहिए कि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मजबूर करें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैठे, और अब वह वक्त आ गया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस चीज को रियलाइज किया है अब, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है जहां पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस भी है और मुख्तलिफ जो ना आप कह रहे हैं धमकियां आप दे रहे हैं, ये धमकियां धमकी नहीं है इस वक्त नहीं नहीं, इस वक्त एक कमेटी बन चुकी है। नेक्स्ट वीक प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे आ रहा है, सीएम ने उनको वेलकम भी कहा है, मिलके जो मास्टर प्लान की जो बात की गई है, ठीक है, मैं जरा क्विकली सईद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं अता साहब की तरफ जाऊंगी। सईद गनी साहब, आपका ख्याल है ये कमेटी का खेल होगा, क्योंकि जिस तरह की स्टेटमेंट्स दूसरी साइड से आ रही हैं, फिर ऑब्वियसली दोनों साइड जो है वो रिएक्ट करती हैं, आप इस कमेटी का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं, चूँकि रमेश साहब को शायद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं तो चूँकि उस कमेटी का हिस्सा हूँ। ये कमेटी सुपरवाइजरी कमेटी नहीं है जो अभी मैंने फरमाया, ये एक फैसिलिटेशन कमेटी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, और उसके जो बुनियादी जो फंक्शंस हैं उसमें ये काम है कि चूँकि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं थी, तो उसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के कुछ बॉडीज है जिनको अप्रूव करने होते हैं, इकोनॉमिक इकनेक इनके पास है, CDWP है, तो वहाँ हमारे मंसूबे डिले हो जाते हैं। मैं आपको 3 मंसूबे बताऊं। CPEC में हमारा ये KCR का मंसूबा शामिल है। चीफ मिनिस्टर साहब कई मरतबा असेंबली में खड़े होकर कह चुके हैं, खुतूत लिख चुके हैं, वो ये कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट को परसों नहीं करती और ये हमारा प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। तो इस कमेटी का काम होगा कि उन कामों को तेज करवाए। हमारा K4 और S3 का प्रोजेक्ट है जिसमें ये तय हुआ था कि 50% शेयरिंग फेडरल गवर्नमेंट की होगी, 50% जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी, लेकिन चूंकि उस काम का स्कोप बढ़ गया, उसकी कॉस्ट बढ़ गई, तो फेडरल गवर्नमेंट ये कहती है कि हम ओरिजिनल कॉस्ट जो थी उसका 50% देंगे, जो इंक्रीज हो गई ये नहीं देंगे। ये एक इशू है, इस कमेटी का काम है कि इसको रिजॉल्व करे। सिमिलरली फेडरल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था ग्रीन लाइन जो मेट्रो बना रहे हैं, बस बना रहे हैं हमारे यहाँ, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई, तो उसका नुकसान ये हुआ कि उस पूरे कॉरिडोर पर जो तमाम ये हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन था उन्होंने तबाह कर दिया, और उसकी वजह से वो पूरी आबादी जो कॉरिडोर के साथ है वो इन बारिशों में बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो अगर वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती तो शायद ये इश्यूज नहीं आते। तो इस किस्म के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी बनाई गई है ताकि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लड़ाई की वजह से या एक गलत मतलब बुरी कोऑर्डिनेशन की वजह से कराची शहर की डेवलपमेंट या इवन सूबा सिंध के अंदर कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे, वो ताखीर का शिकार ना हो। तो ये बुनियादी तौर पर उस कमेटी का फंक्शन है। अच्छी नीयत से बनाया, हम भी बड़ा वहाँ ओपन डिस्कशन करते हैं, सामने से भी बात खुल के होती है, तो तवक्को तो अच्छी होती है तमाम चीज़ों को करने की, लेकिन अब खुदा न खास्ता करी जो गवर्नर साहब के बाद बता रही है की बातें आएंगी तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो कोई मतलब ये कोई हमारे माई बाप हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले ऐसा नहीं है। एक रिलेशनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, इनके अपने इख्तियारात हैं, हमारे अपने इख्तियारात हैं, तो दोनों को उसके अंदर रखें। फाइनली आपसे एक चीज़ पूछ के उसके बाद फिर मैं आई नो यू हैव टू गो, मुझे ये बता दीजिए कि अभी एक नई स्पेल जो है वो बारिशों की आ रही है, उसके बाद एक आ जा रहा है, अभी पहले से जो है वो स्टिल रीलिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वन, तो किस तरह फिर इसके साथ क्या डील करेंगे, अब क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये अब डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होती है। अल्लाह न करे कि इतनी ज्यादा हो जितनी अभी पिछले 2-3 हमारे स्पेल आ चुके हैं। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं, सुरजानी टाउन में जो 3 दिन पहले बारिश हुई, उससे पहले वाली जो बारिश हुई थी वो 185 मिलीमीटर हुई थी। अच्छा, उससे अभी हम निकल ही रहे थे तो 2 दिन बाद 196 मिलीमीटर उसी इलाके में दोबारा हो गई। अब इससे आप अंदाजा लगाइए ना कि जो एफर्ट्स की जाते हैं, जो लोगों की बेचारों की मुश्किलात कम करते हैं हम, वो दोबारा से फिर उसी जगह पर खड़े जाते हैं। तो इस किस्म के कुछ इलाके हैं जो नशेबी इलाके हैं। अच्छा, इनमें फिर वो पीछे कीर्तन रेंज में जो बारिश होती है, पहाड़ों से पानी आता है, वो सारा हिट करता है, वैसे बारिशें हो जाती है तो हर तरफ से उनको मुश्किल होती है। तो अब इस किस्म के इलाके जो हैं वो अभी भी पानी से क्लियर नहीं हुए हैं।
पानी कम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लोग मुश्किल में, खुदा ना खास्ता बारिश फिर ज्यादा हो गई तो इस किस्म की जो आबादियां हैं वो ज्यादा मुतासर होंगी। अदरवाइज जो मेन आर्टरीज हैं, शहर हैं, वो हमने मोस्टली क्लियर किए हुए हैं। जो के इलेक्ट्रिक इश्यूज हैं उनसे किस तरह डील कर रहे हैं? देखिए, आज के इलेक्ट्रिक भी सीएम साहब ने ये कहा है कि जो बिजली नहीं है कराची शहर के कई इलाकों में 3 दिन हो गए बिजली नहीं है, तो उनके जो इश्यूज थे कि मैंने आपको बताया कि उनके सब स्टेशन जो है उनमें पानी चला गया है, उनको निकालना है, पर अगर गलियों में सड़कों पे पानी खड़ा है तो वो पानी फिर अंदर चला जाता है, तो उसका कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं और कल सुबह से वो काम हम शुरू कर देंगे। लेकिन एक और चीज भी है, देखिए के इलेक्ट्रिक की माजी की जो गलतियां हैं उसकी वजह से कई लोगों की जाने भी गई। हमें अगर ये पहलू भी थोड़ा देखना चाहिए। ठीक है, लाइट मेरे यहाँ भी नहीं थी 48 घंटे, मुझे भी तकलीफ हुई होगी और लोगों को भी हो रही है, लेकिन शायद ये बिजली बंद होने से बहुत सारे लोगों की जानें बच भी गई हैं, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिफिकेशन के वाकयात थे वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज निस्बतन जो है वो इन बारिशों में कम हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि बिजली उन्होंने बंद कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर 3 दिन की तकलीफ की वजह से कोई 10, 15, 20, 25 लोगों की जानें बच गई, अगर एक ही बच जाए तो बड़ी बात है, तो अगर इतनी जानें बची है तो मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। लेकिन और बहुत सारे इशूज हैं जो मैं समझता हूँ कि शायद फिर कभी आप डिस्कस करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला। एंड गोइंग ऑन टू अता तार साहब, बड़ी माजरत तार साहब, वो सईद गनी साहब ने क्योंकि जाना था तो इसलिए मैंने कहा उनसे पूछ लूँ। कमिंग बैक टू जो इस वक्त अभी रमेश कुमार साहब जो उस वक्त आपकी पार्टी में थे, इन्होंने बात की कि ऑपरेशन के लिए तैयार नहीं थी सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो कायल किया, वहाँ जाके किया ऑपरेशन। क्या आप जो ये कमेटी बनी है इसको भी उसी तनाजुर में देखते हैं कि ये भी उसी तरह का काम करेगी कि जाके सिंध गवर्नमेंट से काम करवा सकती है? बिकॉज बड़े इंसेंसिव किस्म के जो हैं वो बयानात जो हैं वो आ रहे हैं, इंसेंस करने वाली सिचुएशन को बयानात आ रहे हैं। कल कमल शोजब साहिबा थी, इससे पहले गवर्नर साहब कुछ 2-3 दिन पहले ही उन्होंने कहा कोई भी हम जो है वो स्टेप ले सकते हैं। आप समझते हैं कि इसमें कुछ होगा, स्पेशली विद लोकल गवर्नमेंट्स एक्सपायरिंग और हर पार्टी वहाँ पे अब अपनी जो है वो चाहती है कि डोमिनेंस हो वहाँ पे, उसमें आप समझते हैं साथ मिलकर काम हो सकेगा? पॉलिटिकल मैच्योरिटी जब तक नहीं ना आएगी जी डॉक्टर साहिबा, और जब तक एक विल नहीं होगी, और जब तक ये लोग अपने आप खुद अपने दुश्मन हैं, हर रोज वो अंग्रेजी में कहते हैं दे शूट देमसेल्व्स इन द फुट। तो प्रॉब्लम ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, हर दूसरे दिन कराची जाके वो तमाम स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बिठाते थे और संजीदगी आती थी, आपस में चीजें शेयर होती थी, एक टेबल पर बैठ के फैसले होते थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी ओवरसी किया जाता था, रिव्यू किया जाता था। इधर अब वो जो तस्वीरें चल रही हैं जिसमें मौजूदा सदर मुमलिकत साबका MNA साहब जो हैं वो जो कश्ती में सवार होते थे वो कहाँ हैं? कहाँ हैं अली जैदी साहब? कहाँ हैं बाकी PTI के MNA जो कराची से इलेक्ट हुए हैं? वो मुझे कहीं नजर नहीं आते रिलीफ एफर्ट के अंदर। सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो उनकी चढ़ाई और तरफ है, मामलात और तरफ हैं। और वजीर आजम ने कराची जाके करना क्या है? बिकॉज द वर्स्ट इज ओवर। जब जरूरत थी, जब हालात मखदूश थे, तब आप गए नहीं, तब ताने कसते रहे लोग और आपने एक गलत मैसेज दिया। अब जब तूफान गुजर गया है तो आपने कराची बैठ के अगर फोटो शूट करना है तो क्यों जहमत करते हैं? आप वहीं पे बैठ के इस्लामाबाद में वीडियो लिंक से खिताब कर लीजिए और आपका काम पूरा हो जाएगा। और ये गवर्नमेंट है फोटो अपॉर्चुनिस्ट की। जो फोटो अपॉर्चुनिस्ट होता है ना जी, हमें ये बहुत ताने कसते थे, डेंगी बरादरान, लॉन्ग बूट कहते थे। तो ये फोटो अपॉर्चुनिस्ट की हुकूमत जो है, ये जब मौका, ये फोटो भी गलत खिंचवाते हैं। इनका प्रॉब्लम ये है, इनको फोटो भी खिंचवानी नहीं आती। ये फोटो तब खिंचवाते हैं जब मसला हल हो चुका होता है। तो काइंडली अगर ये मौके पे मौजूद हुआ करें, चीजों का नोटिस तब लिया करें जब चीजों का नोटिस लेने का टाइम आता है। मामलात को डिस्कस तब किया करें जब मामलात डिस्कस होने होते हैं। जब मामला हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद डिस्कस करने का क्या फायदा और उससे अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? आपने रिलीफ रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स में क्या किरदार अदा किया? आपकी तरफ से वहां पे फेडरल गवर्नमेंट ने कितना रोल प्ले किया लोगों की जिंदगियां बचाने में? और वहां पे रिलीफ एफर्ट्स के अंदर आपका क्या जाता था? at the expense of sounding like the devil's advocate, लेकिन एक चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं गो के आई बिलीव कि उनको वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि एक शहर ने प्राइम मिनिस्टर साहब को मैंडेट भी दिया है, उनको इलेक्ट भी किया, इधर से इलेक्ट भी हुए। लेकिन NDMA के चेयरमैन को उन्होंने बाकायदा, वो कहते हैं इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे दी। उसके बाद साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं जी रेंजर से भी मेरी बात हो रही है, जो आर्मी से भी हो रहा है, आई हैव गिवन द गो हेड। वो सारी चीज़ें अपनी जगह, बट आई एग्री विद यू जी
जी जी मैं आपको एक्सप्लेन करूं। देखिए, एनडीएमए के चेयरमैन या रेंजर्स को कॉल कर देना, देखिए वो तो हमारे दौर में भी ऐसे ही था। वो इदारे जो हैं वो अपने तौर पे भी एक्ट करते हैं, वो वेल प्रिपेयर्ड भी होते हैं, बट एक पॉलिटिकल विल होती है डॉक्टर साहिबा। आप खड़े हो जाते हैं मौके पे और आप कहते हैं कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हूं, जो कि अनफॉर्चुनेटली ये जैसे भी हैं, मतलब वो हम तो इनको नहीं मानते, बट फिर भी वहां चले जाते, कोई मैसेज पॉलिटिकली दे देते, वहां पे तमाम लोगों को एक टेबल पे इकट्ठा करते। मजा तब आता अगर एनडीएमए का चेयरमैन राइट पे और डीजी रेंजर्स लेफ्ट पे और सीएम सिंध इनकी टेबल पे साथ बैठे होते, मगर इनमें ना ज़र्फ है, ना कैपेसिटी है, ना पॉलिटिकल विल है। तो ये जब कुदरती आफात में ये रवैया है, कुदरती आफात में, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहबा एक और मामला हमारे माशरे में ना, हम बड़े इनसेंसिटिव हो गए हैं कुदरती आफात को लेके भी। हम वीडियोस बनाते हैं, जोक्स बनाते हैं, पानी आता है तो ज्यादा पानी आता है, जो मुंह चढ़ा के इन्होंने वो बात की थी। तो अब कराची में पानी आया है तो खुद किधर है मौसूफ, नंबर 1। नंबर 2, डेंगी बरादरान की टर्म आज तक मुझे वो नहीं भूलती कि लोग डेंगी से मर गए, जिसके घर में मौत हुई डेंगी से, वो जब डेंगी बरादरान सुनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। ये बड़े इनसेंसिटिव लोग हैं और मुआशरे में ये अदम बर्दाश्त को, अदम तहम्मुल को और बहुत ज्यादा ये जो एक आपस की राइवलरी होती है उसको फरोग दे रहे हैं। पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। छोटी सी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो तूफ़ानी बारिशों की आड़ में यहाँ पे क्या हो रहा है, 63(1)(c) को क्यों जो है वो चेंज करने की बात की जा रही है, उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं, उस पर भी बात होगी। किसको नवाजा जा रहा है, दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसे कि हमने आपको बताया कि तूफानी बारिशों और सैलाब के शोर में भी कुछ ऐसी अहम खबरें भी सामने आ रही हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें सेनेट इंतखाब के लिए सीक्रेट बैलेट के खात्मे और आर्टिकल 63(1)(c) में तरमीम की बातें हो रही हैं। अब 63(1)(c) है क्या? अब ये कहा जा रहा है 63(1)(c) जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है ड्यूल नेशनल्स के इलेक्शंस वो नहीं लड़ सकते, वो अब ये कहा जा रहा है कि इंतखाब जीतने की सूरत में उन्हें अपनी दोहरी शहरियत जो है उसको छोड़ना होगा। और दोनों मामला जो हैं वो बहुत अहम है मुल्क की सियासत के लिए, और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहस भी हो रही है। अब इस पर अगर बात करें, साथ ही साथ आपको प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पहले पॉइंट ऑफ व्यू था दोहरी शहरियत के हवाले से, और वो लोग क्यों बाहर जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, ड्यूल नेशनल्स हैं रादर, वो पाकिस्तान में आके ओहदों पे विराजमान क्यों नहीं हो सकते, उस पर क्या उनका कहना था, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर चलते हैं। पीटीए का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जिससे अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्तियां जला के आए। मैं तो कहता हूं जितने पॉलिटिशियंस हैं जिनके बड़े अरबों रुपया और जायदादें बाहर पड़ी हैं, वो भी बेच के पाकिस्तान आए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये सुन तो लिया कि क्या कह रहे हैं खान साहब, क्या कह रहे हैं। उनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू कहा था कि पीटीआई की बड़ी जो है वो एक उनका नज़रिया है किस बारे में। अब मुझे ये बता दीजिए, चले नज़रिया तो चेंज होता रहता है, यू टर्न भी जो है वो होते रहते हैं, वो बड़ी लीडर की निशानी है यू टर्न। ये बता दीजिए किसको नवाजने के लिए ये 63(1)(c) जो है वो लाया जाए, या किस को सेनेट इलेक्शन में नवाजने का जो है वो आप सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं? मरिया, मैं इसका भी जवाब दूंगा, मगर 1 मिनट में सिर्फ पुराने टॉपिक पे ऊपर जाऊंगा, क्योंकि तारड़ भाई ने जो बात की कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट, मैं समझता हूं जब ऐसा क्राइसिस होता है, मैं भी 18 साल से इन चीज़ों को देखता हूं, जहां पे वहां पे उन सारी चीज़ों को मोबिलाइज करना पहले ही इशू बना होता है, तो वहां पे इतनी हैवी विजिट नहीं होती है कि वो और इस चीज़ों को डिस्टर्ब करे 2-3 दिन के बाद जाके और बाकायदे प्रोग्रामिंग के साथ जाता है। तो इस वजह से वो उस वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन उधर उस जगह पे हाई विजिट हो। दूसरी चीज़ जो बात की सईद गनी साहब ने कमेटी की, देखें जो कमेटी ये बनी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कहें, सुपरवाइजरी कमेटी कहें, जो भी आप इसको नाम दें, ये कमेटी जो भी कराची के अंदर काम होगा उन सारे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर को लगाना, कमिश्नर को लगाना, इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, मगर
उन सारी चीज़ों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट MQM, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है और सिस्टम को सही तरीके से मोबिलाइज, सही तरीके से बेहतर करने के लिए म्यूचुअल ग्रांट के साथ काम होगा। हम चाह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू करें। माजी में भी जब बने थे, ये कमेटी बनी थी, तब कोर कमांडर और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी थे, चीफ मिनिस्टर थे, तब ऐसे काम हुआ था, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की विल नहीं थी। नहीं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट 12 साल से बैठी हुई है, ये चीजें कर लेती, मगर देर आए दुरुस्त आए। अब कराची के लिए मोडालिटीज का नहीं पता, एडवाइजरी है, सुपरवाइजरी है, मुझे तो इस कमेटी का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। बड़ी आपस की बात है। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं इन सारी चीज़ों के अंदर हूं और मुझे पता है कि ये चीज़ें अब बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी और आप इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं। अगर नहीं तो फिर जो है ना, ऑप्शन कोई भी हो सकता है, मगर उस चीज़ों की तरफ वो ऑप्शन आपके पास नहीं है। आपकी बात सही है, ऐसी बातें नहीं करें जिसे नहीं करें, और वो ऑप्शन जो है वो उसका समझ नहीं आती। ग्राउंड रियलिटीज उसकी बहुत मुतरादिफ है। हाँ, अभी आ जाए 63(1)(c। देखें, दो चीज़ें हैं। माजी में जब भी नून लीग की हुकूमत थी, मैं उसका पार्ट था, चाहे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, ओपन वोट के हवाले से माजी में भी डिस्कस होता रहा, ऐसे नहीं होता रहा। NFC अवार्ड रिव्यू के हवाले से भी मैटर जो है वो डिस्कस होता रहा, ऐसे नहीं। और ड्यूल नेशनल को भी डिस्कस किया गया कि वो भी हर वक्त ये चीज़ें, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आगे, इवन नैब की बात भी होती रही, मगर कोई काम नहीं हुआ। इस वक्त अगर किसी भी रिफॉर्म के ऊपर जाते हैं, मगर मेन चीज़ यह है कि ये सारी चीज़ें होंगी वो कंसेंसस के साथ होगी। अमेंडमेंट जो भी होगी वो ऐसे नहीं होगी, क्योंकि सेनेट के अंदर जब FATF का एक इम्पॉर्टेंट बिल जो है उसके ऊपर भी इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं, जहाँ पे हमारे लिए ग्रे और ब्लैक की बात चल रही है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं है। आप सेनेट के हवाले से आप समझें, चाहे किसी को नवाजने, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इन्फ्लुएंस भी रखते हैं और जो एबल भी हैं। तो होना या ना होना, नजरिया बदला क्यों है? मगर मैं जरा ये बता दीजिए, बदला क्यों, नजरिया क्यों बदला प्राइम मिनिस्टर साहब का? जरा इस पे पहले बता दीजिए। अच्छा, टाइम जो है, टाइम हमेशा जो है, जब भी ऐसे मौके के ऊपर ऐसी चीजें आती हैं, डिसीजन होते रहते हैं। आप इसको यूटर्न का नाम लें या आप इनको फ्लेक्सिबिलिटी का नाम दें कि मुल्क के बेहतर के मुस्तकबिल के लिए या किसी पॉजिटिव डिसीजन के लिए, अगर कोई आइंदा के लिए भी अगर कोई बेहतर डिसीजन, आप कहेंगे कि नैब को जो है वो क्यों, नैब को भी इस वजह से किया जा रहा है कि उसका रिफॉर्म हो, क्यों उसकी किसकी शिकायत हो। तो ये जो भी काम हो, मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि जो भी काम हो वो कंसेंसस के साथ हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी का उसके अंदर इनपुट शामिल हो, तो कम से कम फिर ये कोई नहीं कहेगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस शामिल नहीं होगा कोई अमेंडमेंट नहीं। चले, नजरियात अगर बदल जाएं तो फिर आप अपने आप को कम से कम नजरियाती तो फिर मत कहिएगा। जरा तार साहब की तरफ चलती हूँ। तार साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, किसको नवाजा जा रहा है, किसके लिए अमेंडमेंट की जा रही है, या किसको नवाजने की तैयारी की जा रही है? देखिए, बात ये है कि इनको पता है कि फैसल वाडा साहब का भी एक इशू है, अब उसकी लीगल टेक्निकलिटीज देखनी होंगी। उन्होंने डुअल नेशनलिटी डिस्क्लोज नहीं की और वो ऑब्वियसली ए टीम के मेंबर हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं जब वो लबकुशाई करते हैं, फूल झड़ते हैं उनके मुंह से, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के फेवरेट भी हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको फ्यूचर का भी प्लान होगा, जुल्फी बुखारी जैसे लोग भी बैठे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनको फ्यूचर में, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, आपको पता ही है फरवरी मार्च में, तो बहुत सारे लोगों को प्लेस किया जाएगा इलेक्शंस के अंदर। देखिए, डुअल नेशनैलिटी का जो रूल है, जब वो रिलैक्स होगा तो वो सिर्फ जनरल इलेक्शन पे तो नहीं होगा, वो तो फिर दोनों हाउसेस के हवाले से इनको अमेंडमेंट करना होगी। मुझे तो ये लगता है कि सेनेट का इलेक्शन भी करीब है, उसमें किसी को हो सकता है वफाकी वजीर भी बनाया जाए थ्रू सेनेट, और बाकी वही है जो बाहर इनको होस्ट करते रहे हैं लोग। जुल्फी बुखारी साहब का भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कोई नहीं है, फैसल वाडा साहब का भी इस तरह रिगिंग के थ्रू फ्लूक लगा, शहबाज शरीफ साहब के मुकाबले में वो चंद सौ वोटों से इलेक्शन कराची से जीते, वो इलेक्शन भी हमारे सामने है वो किस तरह जीते। मगर इनकी जितनी टीम है
ये सारी वही ब्रीफ केस टीम है, माजी में भी हुआ। लेकिन अता साहब, बिकॉज you're also लीगल एक्सपर्ट, ये जरा हमें समझा दीजिए। हम अब इस पे रिसर्च कर रहे थे, चीज़ समझ नहीं आ रही कि नेशनल असेंबली का ये शिक रखी गई है कि अगर वो जीत जाए तो फिर उसको जो है वो अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन सेनेट में आपको पता है बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो डिसाइडेड होती हैं कि किस तरह चलेंगी, क्या है, तो उस पर आपको नहीं लगता कि नवाजने का यहाँ पे आंसर जो है वो आता है? देखिए, मैंने बात तो इसीलिए ये की कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, और वो मैंने सेनेट का इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अभी देखें जनरल इलेक्शन में तो टाइम है, और अगर चीजें इस तरह ही चलती रही तो अभी जो अगला इलेक्शन है, अगला मार्का है जो बिल्कुल सर पे आया खड़ा है, वो सेनेट का है। तो काफी लोग जो इस वक्त एडवाइजर हैं, काफी लोग जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनको सेनेट के थ्रू नवाज के तो बकायदा फेडरल कैबिनेट में इंडक्ट किया जा सकता है प्रॉपरली, क्योंकि शहजाद अकबर के हवाले से जो इस वक्त स्टार भाई एक मिनट जी, मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, आप बोल लीजिएगा, मैं सिर्फ कंप्लीट कर लूं, चेन ऑफ थॉट है उसमें। देखिए, शहजाद अकबर के हवाले से अता भाई एक मिनट, अता भाई आप लीगली साउंड है, आप अता भाई लीगली आप साउंड है, मगर ये चीज आप सही नहीं कह रहे। देखें प्लीज रमेश साहब, अगर अता साहब को कंप्लीट करने दें फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी अता साहब कंप्लीट कीजिए। जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जिस तरह शहजाद अकबर हैं, उनके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी स्क्रिप्ट आया है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी उनकी लीगैलिटी को चैलेंज की। आप देखें, ये एक बकायदा एक प्रोसेस था। सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद अकबर पे सवालात उठाए, उसके चंद हफ्ते बाद उनको प्रमोट करके स्पेशल असिस्टेंट से एडवाइजर लगा दिया गया टू इनेबल हिम कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी आ सकें, उनका रोल इनहांस कर दिया गया। तो बहुत सारे लोग हैं, मगर देखिए ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। उसकी वजह क्या है? आज आप देखें मोइन कुरैशी साहब कहाँ हैं, वजीर आजम रहे हैं। आज आप देखें शौकत अजीज साहब कहाँ हैं, वो वजीर आजम रहे हैं। तो ये जो लोग जो जिनके बाहर ज्यादा इंटरेस्ट हैं, या बाहर उनके पास ग्रीन कार्ड है, नेशनैलिटी है, या इवन परमानेंट रेजिडेंस और इस तरह के मामलात है, परमानेंट रेजिडेंस की बात कर रहा हूं, टेम्पररी की बात नहीं कर रहा। तो ये ट्रेंड पॉलिटिक्स में डिस्करेज भी होना चाहिए, इसको खत्म भी होना चाहिए। और सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से आप देखें कि ये रूल जो अभी अमेंड करने जा रहे हैं, ये जॉइंट ऑपोजिशन का मुतालबा था, जिसमें मरहूम हासिल बदिज्जो साहब को शिकस्त हुई उस नो कॉन्फिडेंस की मूव के अंदर। तो ये तो हमारा मुतालबा था कि इसको ओपन वोटिंग के थ्रू होना चाहिए, बजाय कि सीक्रेट बैलेट से हो। अब उसके अंदर ये इन्होंने चेंज किया है, मगर इनको ये नजर आ रहा है कि आने वाले वक्तों में इसकी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब सेनेट का बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब होगा और ऑब्वियसली नए लोग आएंगे, तो आने वाले वक्तों में इनको ये खदशा है कि वहां पे इनको अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करनी होगी। हालांकि आने वाले इलेक्शन के अंदर ऑब्वियसली इनकी सीटें इंक्रीज होने का ज्यादा जो है वो चांस है। बट हैविंग सेड दैट, इन्होंने आने वाले वक्तों के लिए अपनी पोजीशन मजीद मुस्तहकम करने के लिए ये स्टेप्स उठाए। जी रमेश साहब, अब आप अपनी बात जो है आप जो पॉइंट रेज करना चाह रहे थे करें, फिर मेरा भी एक सवाल है। पहली चीज तो ये तारर भाई, सेनेट के अंदर वैसे भी आपकी ड्यूल नेशनलिटी है, आप ड्यूल नेशनलिटी सरेंडर करके और भली बाद में वो एक्सेप्ट हो, सरेंडर करके आप सेनेट का फार्म भर के, और सेनेट के अंदर तो पहले ही पता होता है कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। तो ये जो अमेंडमेंट है वो सेनेट के हवाले से कोई इतना इमरजेंसी इशू नहीं है जिसको ड्यूल नेशनलिटी। हाँ, नेशनल असेंबली के हवाले से ज़रूर ये चीज़ है कि नेशनल असेंबली में आप सरेंडर कर देते हैं, फिर वो वापस नहीं आती है, आपको फार्म भरने के टाइम पे ही जो है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपकी ड्यूल नेशनलिटी है या नहीं है। तो ये अमेंडमेंट सेनेट के हवाले से इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आप कह रहे हैं कि सेनेट की वजह से जो है ये की जा रही है। बाकी जो आपने उसकी हासिल भजने की बात, देखिए वो पहले से ही जब केपीके के अंदर लास्ट ईयर जब लास्ट इलेक्शन में जब हुआ था कि कुछ पीटीआई के वोट गए थे, कुछ नून लीग के जो है वो पंजाब से वोट गए थे, उस वक्त सारी पॉलिटिकल और बलोचिस्तान में जो पैसा चला था उस वक्त सब लोगों का ये था कि हम इसको ओपन बेल्ट के ऊपर जाएं, मगर माजी में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। माजी में बातें जरूर होती थी कि नैब को रिफॉर्म करना है, भूल जाते थे, भाई सेनेट का ओपन बेल्ट करना है, भूल जाते थे। अब यह है कि कम से कम एक प्रॉपर तरीके से अगर एफएटीएफ के बिल करने 3 महीनों के अंदर 11 बिल हुए हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में 3 महीनों के अंदर इतने बड़े 11 बिल हो जाएं, ये मुमकिन नहीं था।
मगर ये मुमकिन हुआ है। तो कम से कम अब देर आए दुरुस्त अगर लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं तो उन चीजों, मैं ये नहीं कहता कि जब अपने पे टाइम आया, अच्छी जा रही है, जब अपने पे टाइम आया तो फिर आपको चीजें याद आती हैं, उनको आप अप्रिशिएट करें। चले अभी मैं तो आपसे ये भी पूछना चाहती थी, जो खान साहब ये कहा करते थे कि बाहर वाले जो हैं, जितने बाहर जो आना चाहते हैं पाकिस्तान में अपना सरमाया लेके आए, आपके जितने इंपोर्टेड वजीर हैं उनमें से कितना जो है सरमाया लेके आए और कितना कितना लेके आए, जरा ये भी अगर किसी दिन बता दीजिएगा। लेकिन अभी आगे चलती हूँ अता साहब, जो अभी ये बात की जा रही है कि शो ऑफ हैंड और जो सीक्रेट बैलेट को ख़त्म करने की बात हो रही है, अब ऐसी जो आप बात कर रहे हैं, बट डोंट यू थिंक दिस इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड? आई रिमेंबर मुझे कामिल अली आगा साहब ने बताया था, जब मैं उनसे कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करती कि सीक्रेट बैलेट होता ही वहाँ है जहाँ आप अपने ज़मीर की आवाज़ जो है वो सुनना चाहते हैं, जहाँ आपको ये नहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए कि डबल एज स्वॉर्ड नहीं है कि ठीक है एक तरफ पैसे को ख़त्म करने की तो बात चलें, ठीक है समझ आती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ जो है ये एक डिक्टेटोरियल जो है वो अमेंडमेंट बन सकती है, डिक्टेटोरियल अमेंडमेंट होगी ये। देखिए डॉक्टर साहबा, पहले मैं रमेश भाई मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, इन्होंने बात की। देखिए हमारे 2 सेनेटर्स डिस्क्वालीफाई हुए, सेनेटर सादिया अब्बासी और हारून अख्तर खान साहब। हालांकि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी गिव अप कर दी हुई थी, उसके बावजूद हुए सेनेट से। तो सेनेट का तो शोर शॉट है, और शोर शॉट होने की वजह से आपको बड़ा फायदा होगा एग्जिस्टिंग लॉट में से लोगों को एडजस्ट करने के हवाले से। एनीवे, कमिंग टू द अदर पॉइंट, देखिए डॉक्टर साहबा, जब मैं एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट हुआ हूं ना जी, मैं शेर के निशान पे हुआ हूं, मुझे पार्टी ने टिकट दिया है, और स्पेशली सेनेट में, स्पेशली बिकॉज सेंटर जो होता है वो अवाम के पास तो नहीं जाता, उसने प्रोविंशियल हाउस से वोट लेना है, उसने एमपीए से वोट लेना है। जमात की टिकट होती है, उसका जाती वोट बहुत कम होता है, यानी उसका जाती वोट ना होने के बराबर होता है। तो जब आपको एक जमात इलेक्ट कर रही है, उस जमात ने एक कैंडिडेट फील्ड किया है एज चेयरमैन सेनेट, आप उसके बावजूद किसी और को वोट देते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यानी एक जमात जो करोड़ों वोट लेके आई है, 1 करोड़ से ऊपर वोट लेके आई है, उसका एक फैसला है, और आपको भी वोट उन्होंने दिया है जो उस जमात की वोट पे इलेक्ट होके आए हैं। तो आपने अगर उसकी जमीर की जो भी आवाज हो, यानी जमीर तो बेचा जाता है सीक्रेट बैलेट के जरिए, और आज के दौर में जब इस हवाले से अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है, पैसे का चल जाना, आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट, सेनेट के इलेक्शन में आज भी बहुत ज्यादा पैसा चलता है, और लोग छोटी छोटी फरमाइशें भी करते हैं। पता लग जाए कि किसी कैंडिडेट के पास थोड़े पैसे ठीक है, और वो जिस पार्टी से भी वोट देने वाला हो, गाड़ियां ली जाती हैं। सर मुझे याद है, बड़ी पसंद है, पता नहीं 20-20 करोड़ का जो है वो रेट भी लगा, और क्या क्या रेट मुझे याद है, काफी हाई। आप चौधरी सरवर साहब एक जीती जागती मिसाल है हमारे सामने। इस ट्रेंड को खत्म होना है, और हम जब इतने मैच्योर हो जाएंगे कि हम अपना फर्ज अदा करने के काबिल होंगे, ईवान बाला के मेंबर बनने के बाद ईवान बाला के मेंबर कहलाने के लायक होंगे, तो ठीक है, फिर ये टाइम आएगा। हम इतने मैच्योर अभी नहीं हुए कि हमें इस तरह आजाद छोड़ दिया जाए और हम इस तरह के फैसले कर लें। 14 लोगों ने मीर हासिल बजिंजो की पीठ में छुरा घोंपा मरहूम की। I think Saira Sahiba also suffered the same fate. जी, वो 4 वोटों से हारी इलेक्शन अपना, सायरा अफजल तारड़ साहिबा भी। पर बात यह है कि ये कौन लोग हैं जो इस लेवल पे जाके भी एक जमात की टिकट पे इलेक्ट होके, एक उनकी 6 साल का टेन्योर, उनकी सेनेट की सीट, उनकी मरात, हर चीज जमात की मरहूने मिन्नत है, और इतना बड़ा कदम उठा जाना और पार्टी को इस तरह दगा देना, तो मैं समझता हूं ये गद्दारी है। और इस गद्दारी का सिद्धे बाप करने के लिए जो भी कानूनी अमेंडमेंट आए, हमें उसका साथ देना चाहिए और हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए। चले, इसका मतलब यहाँ कम से कम एक चीज पे तो कंसेंसस हो गया। रमेश साहब, चले आप खुश हो जाए, इधर तो कंसेंसस हो गया। नहीं, मैंने आपको कहा ना, माजी की ये डिमांड थी, मगर डिसीजन मेकिंग नहीं था, होता नहीं था काम। अब कम से कम उस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं। अच्छी चीज़ है कि ये, मैं तो खुद सीक्रेट बैलेट के फेवर में हूँ, मगर यहाँ पे लोग जिस तरीके से ज़मीर भेज देते हैं, जिस तरीके से बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरीके से पंजाब में हुआ, जिस तरीके से केपीके में हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि जिस बंदा जिस पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड हो वो ओपन रहे, उसके पास कोई ऐसा चांस नहीं हो। पहली चीज़ तो ये कि हर पॉलिटिकल लीडर की सिलेक्शन ही ऐसी होनी चाहिए कि उसको एतमाद होना चाहिए, मगर अगर नहीं है तो ओपन हो रहा है तो भी हर्ज नहीं है। तो जो लेजिस्लेशन मुल्क की मफाद में हो,
जो लेजिस्लेशन ट्रांसपेरेंसी के हवाले से हो, जो लेजिस्लेशन जो है वो हमारे इमेज को बेहतर करे, वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं वहाँ पे हम बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएं। आज अगर नैब के हवाले से भी मैं तो ये समझता हूं कि रमेश साहब आपसे भी ये सवाल है, कथा कलामी माफी, आप दोनों से ये सवाल है, चले कि आपका पॉइंट नजर आता है, बट एट द सेम टाइम जो जेन्युइनली अगर ये तो मैं वही बात कर रही हूँ कि पार्टी का अगर आप एक पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन फिर ये इसमें एक वो जो पार्टी हेड है उसकी जो डिसीजन मेकिंग है, अगेन ये एक डिक्टेटोरियल चीज नहीं है कि अगर जमीर बेचना एक और चीज है, बट इसका दूसरा फ्लिप साइड ये भी है। क्या ये आप समझते हैं कि ये भी एक इशू है, या अभी जिस तरह तार साहब कह रहे हैं हम इतने मैच्योर नहीं हुए कि हम इस पॉइंट पे सोच सकें? देखिए, पार्टी हेड का इख्तियार ज़रूर होता है, मगर वहाँ पे पिक एंड चूज़ बहुत चलता है। पिक एंड चूज़ का सिस्टम, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, अगर पार्टी हेड उसको सिलेक्ट कर लें, मगर यहाँ होता नहीं है। बोर्ड ज़रूर होता है कि इस बोर्ड में 5 बंदे हैं, इसमें 10 बंदे हैं, मगर वो पहले ही लिस्ट आ जाती है। हमने तो देखा, हर पॉलिटिकल पार्टी ने देखा, एक ही बात नहीं करें। अभी जब लोकल बॉडीज़ की बात हो रही थी, हमने यही कहा जो चेयरमैन है वो आप काउंसलरों से अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर पार्टी हेड आपको नॉमिनेट कर लेगा कि इसको चेयरमैन आप मेट्रोपॉलिटन का बना दें या यूसी नाज़िम बना दें या सिटी का टाउन कमेटी का बना दें। आप चेयरमैन को उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि वो डायरेक्ट इलेक्ट से वोट ले। ये मैं सेम चीज अपने माइनॉरिटी के हवाले से भी कहता हूं। माइनॉरिटी के हवाले से भी ऐसे लोग आते हैं जो भौं करते हैं, लेडीज में भी ऐसे आ जाते हैं। कम से कम ये सिस्टम तब खत्म होगा जब आप वो इलेक्शन का सिस्टम देंगे कि पब्लिक खुद उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट करे। मगर आप माइनॉरिटी रमेश साहब आपका पॉइंट आ गया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आता साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और देखते हैं कि आने वाले दिनों में खान साहब जो कहा करते थे उस पर कितना इम्प्लीमेंट होता है। स्पेशली जो ये आ रहे हैं इम्पोर्टेड वज़ीर, अगर कोई इनमें से बन जाता है, क्योंकि चहमगोइयाँ तो यही हो रही हैं कि बहुत करीब जो लोग हैं उनको नवाजने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो उनमें से कितने हैं जो वापस अपना पैसा या सरमायाकारी पाकिस्तान में लाते हैं, जिस तरह खान साहब कहा करते थे। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।